आइए बच्चों, आपके सामने है ये पेपर एच टेट का 2021 का पेपर है। ये पीआरटी का हम देख रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसमें हम देखेंगे पहले पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस, जो कि हम पूरी डिटेल में इनको समझेंगे। सिर्फ ये क्वेश्चंस नहीं बल्कि इसके आसपास जो भी क्वेश्चंस बनेंगे सबको देखेंगे, उन सबके जवाब आप दे पाओगे। तो इसमें बेटा पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स आर इंक्लूडेड इन रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट। रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट में टोटल ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स कितने हैं। तो जो रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट होता है इसमें टोटल कार्ड्स होते हैं 10। उसमें से जो 5 होते हैं बेटा वो कलरफुल होते हैं, और जो 5 होते हैं वो होते हैं आपके ब्लैक एंड वाइट। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 5। एक बार देखते हैं ये जो कार्ड्स है कैसे दिखते हैं। ये जो 10 इंक ब्लॉट टेस्ट कार्ड्स हैं ये बिल्कुल ही इमेज जो होती है इनकी मीनिंगलेस इमेज होती है। आप एकदम देख के नहीं बता सकते ये कौन सी इमेज है। जो भी इसको देखने वाला इंसान है वही अपने थॉट्स के हिसाब से, इमोशंस के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से इसका कुछ भी जवाब दे सकता है। और इसको हम प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। और जो ये टेस्ट है ये बेसिकली पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए किया जाता है। स्पेसिफिकली जैसे जो मेंटल इलनेस बीमारी है, सिज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें जो है 5 कार्ड्स कलरफुल होते हैं, 5 ब्लैक एंड वाइट होते हैं। तो देखिए ये पहला कार्ड है, ये दूसरा है, तीसरा कार्ड, ये 4th है। बिल्कुल ही एम्बिगियस इमेज होती है। कार्ड नंबर 4 है और इसके नीचे कार्ड नंबर 5, कार्ड नंबर 6, कार्ड नंबर 7, कार्ड नंबर 8, 9 एंड 10। यहाँ पर देखिए ये 3 कलरफुल है, 1 2 3। और ऊपर ये जो जिसमें आपको रेड ब्लॉट्स भी दिख रहे हैं ये आपके 2 कलरफुल हो गए। तो जो 5 बचे हैं वो आपके हो जाएंगे ब्लैक एंड वाइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट रिलेटेड विद बिहेवियरिज्म। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। वॉटसन, स्किनर, हल और फ्रॉइड। तो बच्चों इसमें जो वॉटसन है इसमें ध्यान रखना, इसमें पूछा नॉट रिलेटेड। जो वॉटसन है वो बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है। वॉटसन भी रिलेटेड हैं और स्किनर भी रिलेटेड हैं। उन्होंने दी है थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। और हल, जिनका पूरा नाम क्लार्क हल है, वो भी बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है। उन्होंने दी है डिराइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ लर्निंग। जो 4th ऑप्शन है ये आपका जवाब होगा, आंसर नंबर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड बिहेवियरिज्म से रिलेटेड नहीं है, वो है फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, विच स्टेज इज रिलेटेड टू द एज ऑफ 6 to 12 ईयर्स। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत अनुसार कौन सी अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु से संबंधित है। 4 ऑप्शन है आपके पास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। देखिए ये रहा आपके सामने पूरा चार्ट, स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। ये है इरेक्शन की सारी आपकी थ्योरी, जो कि 8 स्टेजेस में बटी हुई है। इरेक्शन जी की जो थ्योरी है ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट वो है 8 स्टेजेस में, जो कि बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है। और जो इनकी थ्योरी है वो किससे इम्पैक्टेड थी, वो सिगमंड फ्रॉइड के वर्क से इम्पैक्टेड थी। तो 8 स्टेजेस में सबसे पहली स्टेज है ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। जो ये पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो कि 0 से, इसमें लिखा 23 मंथ्स, बट ये 0 से 18 मंथ्स भी होती है, किसी बुक में लिखा होगा 18 मंथ्स। दूसरी है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। जो इसमें जो बच्चा होता है, टॉडलर होता है, चलना फिरना सीखता है, भाग दौड़ करता है, और इसमें अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं इसे, टॉडलर भी कहते हैं। ये होती है आपकी 18 मंथ से, इसमें 2 to 4 लिखा है, सिंप्लीफाई किया हुआ है। हालांकि किसी बुक में ये 18 to 3 ईयर्स भी आपको मिलेगा, दोनों ही करेक्ट है। तीसरी है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इसमें जो बच्चा है प्री स्कूल में होता है, और ये 3 to 5 ईयर्स तक भी कहते हैं इसे, तो 3 to 5 ईयर्स। जो नेक्स्ट है वो है आपकी स्टेज नंबर 4 इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। इसमें जब मिडिल स्कूल में होता है 5 to 12 ईयर्स, या फिर इसको हम 6 to 11 ईयर्स भी कह सकते हैं। स्टेज नंबर 5 है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टेज एरिक्सन की।
जिसे हम जो कि एडोलसेंस में होती है। एडोलसेंस 12 से 18 साल या फिर 13 से 19 साल हो सकती है। और इसमें से क्वेश्चन हमेशा मोस्टली एग्ज़ाम में देखा जाता है। और एक जो क्वेश्चन आता है रोल कन्फ्यूजन को लेके कि ये किसने बोला है कि जो किशोर अवस्था है वो तनाव और तूफानों की अवस्था है। ये बोला है, इसका जवाब होगा स्टैनली हॉल। तो इसका आप जवाब लिखेंगे, स्टैनली हॉल ने बोला है कि एडोलसेंस इज़ द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। नेक्स्ट स्टेज है आपकी स्टेज नंबर 6, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसमें जो एज है वो है 20 to 39 और 18 से 40 साल भी ये हो सकती है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। और 7th स्टेज है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेंट। इसमें मतलब कि एक इंसान हो सकता है क्रिएटिव भी हो सकता है, और स्टेगनेंट मतलब कि उसने काम करना बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं है, काम करना रुक गया है उसका। तो ये इसकी एज है 40 to 64 या 40 to 65। लास्ट इज इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर कि ये 65 से लेकर मृत्यु तक चलती है, डेथ तक चलेगी लास्ट स्टेज। नीचे चार्ट एक बार देख लीजिएगा कि इसमें से किस किस तरह के क्वेश्चंस इंसान के दिमाग में आते हैं। वर्च्यूज इसमें कौन स्टेज में कौन से वर्च्यू डेवलप होते हैं। होप, विल, पर्पस, कॉम्पिटेंस, फिडिलिटी, लव, केयर, विजडम। इस कौन सी स्टेज में कौन सा वर्च्यू डेवलप होता है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि जो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है वो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हु एम आई, हु कैन आई बी, इस तरह से। तो वो आप रिलेट करके देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। हाँ, तो इसका जवाब आप लिखोगे 4, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, responses that produce a satisfying effect in a particular situation become more likely to occur again in that situation. This law of learning given by whom? हिंदी में देखते हैं, प्रतिक्रियाएं जो किसी विशेष स्थिति में संतोषजनक प्रभाव उत्पन्न करती हैं उस स्थिति में उनके फिर से होने की अधिक संभावना होती है। सीखने का यह नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो ये नियम स्किनर ने नहीं दिया है, पावलोव ने नहीं दिया है, वाटसन ने नहीं दिया, वाटसन ने भी नहीं दिया है। इसका जवाब होगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ये दिया है। थॉर्नडाइक ने जो लॉज हैं लर्निंग के 3 बेसिक लॉज बताए हैं, जिसमें से पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये आपका जवाब आएगा तीसरे लॉ के अंदर, लॉ ऑफ इफेक्ट। इसमें क्या है, जब भी हम कोई काम करते हैं और उस काम को करने से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उस काम को करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और वो काम हम दोबारा करने की पूरी संभावना रहती है। तो इसका आपका जवाब है थॉर्नडाइक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। तो प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता कौन है? तो इसका अभी हम बात कर रहे थे ऊपर ही, क्लार्क हल। पहला ही जवाब होगा इसका क्लार्क हल। मिस्टर क्लार्क हल मतलब कि हल ने द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दिया। ड्राइव रिडक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है क्या? ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे जवाब दोगे? देखो, जैसे मान लीजिए आपके अंदर कुछ करने की ड्राइव आती है कि मुझे कुछ चाहिए। उनका कहना है कि जब तक कोई ड्राइव नहीं होगी तब तक कोई लर्निंग नहीं हो सकती। हमारे अंदर कुछ करने की ड्राइव आती है, जब ड्राइव प्रोड्यूस होती है उससे एक टेंशन भी प्रोड्यूस होती है। उस टेंशन के चलते हम एक्टिविटी करते हैं, और जब वो एक्टिविटी हम कर लेते हैं या जब वो एक्टिविटी हम करते हैं तो उससे हमें एक रिवॉर्ड मिलता है। और जैसे ही हमें रिवॉर्ड मिलता है तो जो हमारा ड्राइव है वो क्या है, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, और उससे हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है फिजियोलॉजिकल लेवल पे। तो उसी को हम कहते हैं डिराइव रिडक्शन थ्योरी। मतलब कि कुछ सीखने के लिए कुछ ड्राइव होती है, फिर हम उसे सीख लेते हैं तो वो ड्राइव कम हो जाती है। इस तरह से लर्निंग जो है होती है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, शेल्डन हैज़ डिवाइडेड ऑल ह्यूमन बींग्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, उसका आंसर होगा आपका हल। डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 6 में डिफरेंट कैटेगरीज ऑन फिजिकल डायमेंशन, व्हाट इज दिस मेथड ऑफ पर्सनैलिटी स्टडी? शेल्डन ने सभी मनुष्य को शारीरिक आयाम पर विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व अध्ययन की यह कौन सी विधि है?
तो ये कौन सी विधि है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो जो सेल्डन है उन्होंने पर्सनालिटी थ्योरी दी है। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये आता है टाइप मेथड के अंदर। टाइप मेथड में क्या, टाइप मेथड क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग जो है हम किसी का बॉडी टाइप देखकर बता सकते हैं कि उस इंसान की पर्सनालिटी कैसी होगी। 3 तरह के उन्होंने टाइप बताए हैं कि बॉडी टाइप के। एक उन्होंने बताया है एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ, इसमें जो इंसान है वो दिखने में मोटा होगा और उसके जो कैरेक्टर होंगे वो बड़ा ही रिलैक्स्ड होगा, सोशलेबल होगा, टॉलरेंट होगा, लविंग एंड पीसफुल होगा। मतलब कि बेसिकली जो भी पहला जो अगर एंडोमॉर्फ आपसे पूछा जाए कि सेल्डन की कैटेगरीज में जो दिखने में प्लम्बी हो, बॉक्सन डेवलप्ड हो, या फिर जो कि मोटा हो, हेल्दी हो हमारी लैंग्वेज में, तो उसको हम कहेंगे एंडोमॉर्फ। दूसरी कैटेगरी उन्होंने दी है मीजोमॉर्फ। मीजोमॉर्फ होगा आपका जो मस्कुलर होगा, जिसकी मसल्स होंगी। तो वो बंदा कैसा होगा, एक्टिव होगा, असर्टिव होगा, विगरस होगा। तीसरी जो कैटेगरी उन्होंने दी है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ का मतलब है कि बिल्कुल ही दुबला पतला होगा और डेलिकेट सा होगा, सेंसिटिव होगा, फ्रेजाइल होगा। ये इन्होंने 3 टाइप्स बताई हैं बॉडी के बेस पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लर्नर सेंटर टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी। इनमें से जो कौन सी है वो स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं है। सीधी सी बात ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता, मतलब कि जो विद्यार्थी है, केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यू रचना नहीं है। तो पहली है कोऑपरेटिव लर्निंग। तो कोऑपरेटिव लर्निंग तो स्टूडेंट लर्निंग होती है। इसमें जो बच्चे हैं वो टीम्स में काम करते हैं और अपने किसी प्रोजेक्ट पर या एक ग्रुप में सीखते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही स्टूडेंट सेंटर है। दूसरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये भी स्टूडेंट सेंटर है। बच्चों के सामने कुछ प्रॉब्लम्स रखी जाती हैं और वो उनका सोल्यूशन ढूंढते हैं। जो 4th ऑप्शन है प्रोजेक्ट मेथड में भी ये भी स्टूडेंट सेंटर है। इसमें भी बच्चा जो है एक्सटेंडेड इंक्वायरी यूज़ करता है और उसके थ्रू सीखता है। जो ऑप्शन होगा इसमें जो करेक्ट है वो होगा आपका लेक्चर मेथड। ये स्टूडेंट सेंटर नहीं है, ये टोटली टीचर सेंटर है। इसमें जो है टीचर अपना जो लेक्चर वो डिलीवर करेगा और इसमें जो बच्चा है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। करेक्ट आंसर है 3rd। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हु प्रोपाउंडेड द 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसे हम 3 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। ये जो सिद्धांत है ये दिया है किलफर्ड ने। किसने दिया है, किलफर्ड ने। इसका आंसर होगा 4। गिलफोर्ड ने 3 फैक्टर जो थ्योरी है या फिर 3 डायमेंशनल जो थ्योरी है उन्होंने बताया कि जो इंटेलिजेंस जो हमारी होती है, जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हम जो करते हैं वो 3 डायमेंशंस में होती है, ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और जो उन्होंने टोटल नंबर ऑफ मेंटल एबिलिटीज़ बताए हैं वो उन्होंने बताए हैं 120 और जो कि बाद में बढ़ाकर कर दिए गए थे 150। और स्टैनफोर्ड बिने ने इंटेलिजेंस स्केल दिया है, आपको याद रखना है, जो कि उन्होंने दिया है इंटेलिजेंस स्केल स्टैनफोर्ड बिने ने MA/CA/100। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका स्टैनफोर्ड बिने का, तो MA/CA/100 उन्होंने दिया है। और जो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है स्टेनबर्ग ने दी है ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें उन्होंने 3 पार्ट्स रखे हैं, प्रैक्टिकल, क्रिएटिव एंड एनालिटिकल। और जो इसमें 3rd ऑप्शन है स्पेयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है, G फैक्टर एंड S फैक्टर। G फैक्टर होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड S होता है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, नन ऑफ दीज। वृद्धि एवं विकास उत्पाद हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका बच्चों जो जवाब होगा वो आपको बताइए है ऑप्शन नंबर 3rd, बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशियस फूड,
एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल सही होगा 4, ऑल ऑफ दीज होंगे। सभी जो हैं वो सभी जो पार्ट्स हैं वो फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? तो चारों के चारों ही शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। 10 क्वेश्चन अगली वीडियो में आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 to 20 और उससे नेक्स्ट वीडियो में 21 to 30।